हेलो साथियों, मैं डॉक्टर आर कुमार आप सभी का स्वराज अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज संडे का दिन है और आज हम लोग वीकली सुपर टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। यह टेस्ट जो है वह मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी आपकी क्लासेस चलती हैं उन्हीं पर आधारित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानसून से पूर्वोत्तर भारत में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है काल वैशाखी, दूसरा ऑप्शन है चेरी ब्लॉसम, तीसरा ऑप्शन है नॉरवेस्टर और अंतिम ऑप्शन है आम्रवर्षा। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है नॉरवेस्टर। जी हाँ साथियों, जब मैंने आपको भारतीय मानसून के बारे में पढ़ाया था उस समय बताया था जो नॉरवेस्टर हैं वह स्थानीय तूफान हैं जो पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश के लिए उत्तरदायी होते हैं मानसून से पूर्व। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, आम्रवर्षा किस राज्य में होती है, यह आपको बताना है। तो साथियों, आम्रवर्षा किस राज्य में होती है? पहला ऑप्शन पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन केरल। तो आपको बताना है आम्रवर्षा कहाँ पर होती है। तो आम्रवर्षा साथियों आपने सोच लिया होगा, अपना उत्तर लगा लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है केरल। केरल में आम्रवर्षा होती है। यह आम के फसल को पकने में काफ़ी सहायक होती है, मदद करती है। केरल के साथ दक्षिण भारत में भी इसे आम्रवर्षा कहते हैं। फिर साथियों अगला प्रश्न है हमारा, मानसूनी गर्त क्या है, यह आपको बताना है। मानसूनी गर्त क्या है? पहला ऑप्शन गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, दूसरा ऑप्शन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, तीसरा ऑप्शन उत्तर का मैदानी क्षेत्र है, चौथा ऑप्शन दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। तो आपने अपना सही आंसर लगा लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र। जब मैंने भारत के मानसून को पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था मानसूनी गर्त के बारे में। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है, इस पे आपको ध्यान देना है। पहला ऑप्शन है पूर्वी जेट स्ट्रीम, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन, तीसरा ऑप्शन है एल नीनो और चौथा ऑप्शन है पछुआ पवने। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है पछुआ पवने। साथियों, मानसून को पढ़ाते समय मैंने बताया था इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, जिसमें मैंने पूर्वी जेट स्ट्रीम, एल नीनो तथा दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन के बारे में बताया था आपको। अब अगला प्रश्न है हमारा, भारत में अधिकतर किस प्रकार की वर्षा होती है, यह आपको बताना है। तो साथियों, भारत में जो है वह वर्षा का प्रकार संवहनी प्रकार की वर्षा है या फिर पर्वतीय प्रकार की वर्षा है या फिर चक्रवाती वर्षा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है पर्वतीय वर्षा। साथियों, यहाँ पर यह हमारा प्यारा भारत है, इसका पश्चिमी तट है। यहाँ पर पश्चिमी तट से टकराकर अरब सागर की जो मानसूनी हवाएं हैं वह वर्षा कर देती हैं तथा पूर्व की ओर कई सारी पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर सतपुड़ा है, विंध्यन है, उत्तर में हिमालय है, पूर्वोत्तर में गारो खासी जयंतियाँ हैं। बंगाल की शाखा जो होती है मानसूनी शाखा वह इन पहाड़ियों से टकराकर बारिश कर देती है, पूर्वी तट की पहाड़ियों से भी टकराकर बारिश कर देती है। तो इस प्रकार जो भारत की वर्षा है वह पर्वतीय प्रकार की वर्षा है। फिर है अगला प्रश्न, मासिन राम किस पहाड़ी पर अवस्थित है, यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गारो की पहाड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन है जयंतिया की पहाड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन है खासी की पहाड़ियाँ और चौथा अंतिम ऑप्शन है अबोर की पहाड़ियाँ। तो आपने अपना सही उत्तर लगा लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है खासी की पहाड़ियाँ। जब हमने मानसून के बारे में बताया था तो आपको बताया था कि यहाँ पर मेघालय में
गारो, खासी, जयंतिया नामक पहाड़ियाँ हैं जो कीपनुमा हैं, इस तरीके से, जहाँ पर बंगाल की मानसूनी हवाएं जाकर फंस जाती हैं चारों तरफ से और यहीं पर खूब बारिश करती हैं। तो यहाँ पर जो खासी है वह मध्य में स्थित है, गारो है, फिर खासी है, फिर जयंतिया है। तो यह जो खासी है यहीं पर आपका मासिनराम स्थित है। यह विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। इससे पूर्व चेरापूंजी था, वह भी इन्हीं पहाड़ियों पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, लौटते मानसून के द्वारा किस तट पर वर्षा होती है? यह आपको बताना है। जब मानसून वापस जा रहा होता है तो किस तट पर वर्षा करता है? पहला ऑप्शन है कोरोमंडल तट, दूसरा ऑप्शन है मालाबार तट, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी सरकार और चौथा और अंतिम ऑप्शन है कोंकण तट। तो आपको बताना है। आपने सही उत्तर सोच लिया होगा अपना। इसका जो सही उत्तर है वह है कोरोमंडल तट। इसका सही ऑप्शन है कोरोमंडल तट। यह तमिलनाडु का तट है, वहाँ पर वर्षा लौटते मानसून के कारण होती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, फेरल का नियम किस से संबंधित है? यह बात आपको बतानी है। फेरल का नियम वर्षा से संबंधित है या फिर पवनों की गति से संबंधित है या फिर बादल से संबंधित है या फिर इनमें से कोई नहीं। आपने अपना सही उत्तर सोच लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है पवनों की गति से। साथियों, जब हमने भारतीय मानसून के बारे में पढ़ा था तो जाना था कि यह हमारी पृथ्वी है और यह विषुवत रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। यहाँ से अगर पवनें विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं या फिर ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं वह अपने दाहिने ओर मुड़ जाती हैं। अगर विषुवत रेखा से चलेंगी तो इस तरफ मुड़ जाएंगी और अगर ध्रुवों से चलेंगी तो इस तरफ मुड़ जाएंगी। यह फेरल का नियम कहता है। इसी प्रकार अगर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर दक्षिणी गोलार्ध में पवनें चलेंगी तो अपने बाएं तरफ इस तरफ मुड़ जाएंगी तथा ध्रुवों से अगर विषुवत रेखा की ओर चलेंगी तो अपने बाएं तरफ इस तरफ मुड़ जाएंगी। यही फेरल का नियम है। आपको याद रखना है फेरल का नियम, क्योंकि इससे कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे मौसम से संबंधित या जलवायु से संबंधित। फिर अगला प्रश्न है हमारा, भारत किस प्रकार की जलवायु में अवस्थित है? तो भारत, पहला ऑप्शन है विषुवतरेखीय, दूसरा ऑप्शन है शीत जलवायु, तीसरा ऑप्शन है मानसूनी जलवायु और चौथा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो भारत कहाँ पर अवस्थित है? आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका सही उत्तर है मानसूनी जलवायु। जब मैंने भारत की जलवायु को पढ़ाया था तब आपको बताया था कि भारत मानसूनी जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है। इसे शीतोष्ण जलवायु भी कहते हैं, शीत और उष्ण। अगला प्रश्न है हमारा, कोपेन के अनुसार DFC प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? यह आपको बताना है। कोपेन ने जो भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया है उसमें DFC प्रकार की जलवायु किस राज्य में पाई जाती है यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो आपने अपना सही आंसर सोच लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा, कोपेन के अनुसार सवाना प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? कोपेन ने जो भारत का वर्गीकरण किया है उसमें सवाना प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? जलवायु कौन सी है, कहाँ नहीं, इसमें कौन सी है यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है AMW, दूसरा ऑप्शन है AS, तीसरा ऑप्शन है CWG और चौथा अंतिम ऑप्शन है AW। आपको यह बताना है। तो इसमें सवाना प्रकार की जलवायु आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा सही। इसका जो सही उत्तर है वह है
AW। फिर अगला प्रश्न है हमारा, कोपेन के अनुसार स्टेपी प्रकार की जलवायु कौन सी है? यह आपको बताना है, स्टेपी प्रकार की जलवायु कौन सी है। BWHW दूसरा ऑप्शन है, AMW तीसरा ऑप्शन है, BSHW और चौथा अंतिम ऑप्शन है DFC। तो साथियों, आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है BSHW। अगर आपको इस उत्तर को करने में कन्फ्यूज़न है तो आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए, ये BWHW में जो है वह एस नहीं आता। देखो स्टेपी है, स्टेपी एस से शुरू होगा और यहाँ पर एस नहीं है इस वाले ऑप्शन में। इस वाले ऑप्शन में भी एस नहीं है, इस वाले ऑप्शन में भी एस नहीं है। यहाँ पर एस कहाँ है? BSHW, यहाँ पर एस है। तो ये हमारी है स्टेपी प्रकार की जलवायु कोपेन के अनुसार। जो कोपेन के अनुसार है वह एस इसी में आता है, BSHW। तो आप आसानी से अपने उत्तर विकल्प पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर आपको बता दूं, यह जो BSHW है यह 2 स्थानों पर पाई जाती है भारत में। एक तो इस वृष्ट छाया क्षेत्र में पाई जाती है। जब मैंने जलवायु पढ़ाई थी कोपेन का वर्गीकरण, तब आपको बताया था मैंने। और यहाँ पर जो है यह मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु है जिसको BWHW कहते हैं। और इसके पूर्वी या इसके बाहरी हिस्से को हम BSHW प्रकार की जलवायु कहते हैं। यह स्टेपी है और यह भी स्टेपी प्रकार की है। इस प्रकार आप आसानी से अपना उत्तर विकल्प चुन सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोपेन ने भारत की जलवायु का अंतिम संशोधन कब किया था? यह आपको बताना है। कोपेन ने कई बार भारत की जलवायु को संशोधित किया था, उसमें से अंतिम बार कब किया था इन्होंने? तो साथियों, पहला ऑप्शन है 1918, दूसरा ऑप्शन है 1936, तीसरा ऑप्शन है 1935 और चौथा अंतिम ऑप्शन है 1931। तो आपने सोच लिया होगा अपना सही उत्तर। इसका सही उत्तर है 1936। यहाँ पर सबसे पहले जो इन्होंने भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया था वह 1918 में किया था। उसके पश्चात इसमें संशोधन 1931 में किया और अंतिम रूप से इसमें संशोधन 1936 में किया। यह भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, टिवार्था ने भारतीय जलवायु को कितने भागों में बांटा है? यह आपको बताना है। टिवार्था का वर्गीकरण मैंने पढ़ाया था आपको। पहला ऑप्शन है 4 प्रमुख तथा 7 उपभागों में, दूसरा ऑप्शन है 4 प्रमुख तथा 6 उपभागों में, तीसरा ऑप्शन है 5 प्रमुख तथा 8 उपभागों में और अंतिम ऑप्शन है 5 प्रमुख तथा 7 उपभागों में। तो आपने अपना सही उत्तर सोच लिया होगा और लगा भी लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है 4 प्रमुख तथा 7 उपभागों में। जब टिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के बारे में बात की थी तब मैंने बताया था इन्होंने भारतीय जलवायु को 4 प्रमुख तथा 7 उप जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है हमारा, भाबर प्रदेश के दक्षिण में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? यह आपको बताना है। भाबर प्रदेश के बारे में मैंने बताया था। पहला ऑप्शन है इसका बांगर प्रकार की, दूसरा ऑप्शन है तराई प्रकार की, तीसरा ऑप्शन है खादर प्रकार की और अंतिम ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने अपना सही आंसर सोच लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है तराई प्रकार की। साथियों, जब मैंने पढ़ाया था आपको भाबर प्रदेश या भारत के प्रदेश, तो उस समय बताया था यह हिमालय है। हिमालय से निकलने के बाद यहाँ ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं जिसको हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र के बाद नदियाँ सतह पर आती हैं और चारों तरफ जल फैला देती हैं, जिसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। इस तराई क्षेत्र के आगे मैदानी क्षेत्र शुरू होता है। तो अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि यह तराई क्षेत्र भाबर क्षेत्र के और मैदानी क्षेत्र के मध्य में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, भारत की मिट्टियों में सामान्यतः किन तत्वों की कमी होती है? यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, पोटास
व ह्यूमस। दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चूना और ह्यूमस। तीसरा ऑप्शन है फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस। और चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम, जिप्सम व नाइट्रोजन। तो आपने अपना सही आंसर सोच लिया होगा और लगा भी लिया होगा। तो मैं बताता हूँ इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस। जब मैंने भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ाया था आपको, उस समय विशेष जोर देकर बताया था सामान्यतः भारत की सभी मिट्टियों में फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है। अगला प्रश्न है हमारा, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा अच्छी होती है, यह आपको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन काली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, तीसरा ऑप्शन लाल मिट्टी और अंतिम ऑप्शन लेटेराइट मिट्टी। तो यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है हमारा, खाद्यान्न फसलों के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, यह आपको बताना है। खाद्यान्न फसलों के लिए पहला ऑप्शन काली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन लाल मिट्टी, तीसरा ऑप्शन पीट मिट्टी और चौथा ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी। तो साथियों, आपने अपना सही उत्तर चुन लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी गंगा यमुना का जो पूरा मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। इसी मिट्टी में सर्वाधिक खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं और यह मिट्टी काफ़ी अच्छी मानी जाती है फसलों की खेती के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, बांगर प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं, यह आपको बताना है। यह बांगर प्रदेश पहला ऑप्शन है डेल्टाई क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में। तो आपने सोच लिया होगा अपना सही उत्तर। इसका सही उत्तर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बांगर प्रदेश पाए जाते हैं। यह जो नदी होती है इसका ऊपरी हिस्सा होता है, जहाँ पर नदी पहले बह रही होती है, उसके पश्चात यह अपनी घाटी नीचे को काट देती है और इस क्षेत्र तक ही प्रवाहित होती है। तो यह बचा हुआ क्षेत्र जो है यह वाला, इसे हम बांगर क्षेत्र कहते हैं। यह खादर क्षेत्र की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है, क्योंकि खादर क्षेत्र में प्रतिवर्ष मृदा का नवीनीकरण हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पर्वतीय मिट्टी में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है, यह आपको बताना है। पर्वतीय मिट्टी में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है। पहला ऑप्शन है ह्यूमस की, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन की, तीसरा ऑप्शन है फास्फोरस की, चौथा ऑप्शन है जिप्सम की। तो आपने अपना सही आंसर चुन लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है ह्यूमस की। फिर अगला प्रश्न है हमारा, स्वतः जुताई किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है, यह आपको बताना है। तो स्वतः जुताई जो है वह पहला ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, दूसरा ऑप्शन लाल मिट्टी, तीसरा ऑप्शन पर्वतीय मिट्टी और चौथा ऑप्शन है काली मिट्टी। तो आपने सोच लिया होगा अपना सही उत्तर। इसका सही उत्तर है काली मिट्टी। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पौधे में लंबी जड़ें किस मिट्टी की विशेषता है। आपको यह बताना है किस मिट्टी में जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें लंबी होती हैं। यह पहला ऑप्शन लाल मिट्टी, दूसरा ऑप्शन मरुस्थलीय मिट्टी, तीसरा ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी और अंतिम ऑप्शन काली मिट्टी। तो आपने अपना सही आंसर सोच लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह मरुस्थलीय मिट्टी है। यह तो आप जान गए कि मरुस्थलीय मिट्टी में जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें लंबी होती हैं, लेकिन क्यों होती हैं यह बात भी मैंने आपको बताई थी। तो मरुस्थलीय मिट्टी के पौधों की जड़ें लंबी इसलिए होती हैं क्योंकि वह पानी की तलाश में काफ़ी नीचे चली जाती हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, चाय तथा कॉफ़ी की कृषि किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है, यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी और चौथा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी।
तो आपने अपना सही आंसर सोच लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में चाय तथा कॉफ़ी की कृषि की जाती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, काली मिट्टी का विकास किसके अपक्षय से हुआ है, यह आपको बताना है। जो काली मिट्टी है उसका विकास किसके अपक्षय से हुआ है। पहला ऑप्शन है लावा, दूसरा ऑप्शन है नीस, तीसरा ऑप्शन है ग्रेनाइट और अंतिम ऑप्शन है कोबाल्ट। तो आपने अपना सही उत्तर सोच लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है लावा। आपका ये जो दक्षिणी भारत है इसका पठारी क्षेत्र इसी लावा से निर्मित है। इसी के अपक्षय एवं अपरदन के कारण इस काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। यह बात मैंने आपको मिट्टियों के बारे में जब पढ़ा रहे थे उस समय बताई थी। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक अवनलिका अपरदन कहाँ हुआ है, यह आपको बताना है। अवनलिका अपरदन, इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। पहला ऑप्शन है पूर्वी तटीय भाग, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी तटीय भाग, तीसरा ऑप्शन है चंबल का क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है दक्षिणी भारत। तो आपने अपना सही उत्तर सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है चंबल का क्षेत्र। यह है हमारी यमुना नदी। यमुना की सहायक यह है चंबल और चंबल की सहायक अन्य नदियां हैं जो मिलकर अवनलिका अपरदन के लिए बहुत ही उत्तरदायी हैं। यह विंध्यन क्रम की श्रेणी है जहाँ से चंबल नदी निकलती है। तो इस प्रकार से इसे चंबल की घाटी भी कहा जाता है क्योंकि यह बीहड़ क्षेत्र है, काफ़ी ऊबड़ खाबड़ कटा फटा, क्योंकि अवनलिका अपरदन से यह क्षेत्र काट दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति पाई जाती है कहाँ पर, यह आपको बताना है। पंजाब एवं हरियाणा क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है प्रायद्वीपीय भारत में और अंतिम ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो आपने अपना सही उत्तर चुन लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जब सदाहरित वनस्पति के बारे में पढ़ाया था तब आपको बताया था कि पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर का क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाहरित वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सुंदरी वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, यह आपको बताना है। तो सुंदरी वन जो है वह गोदावरी डेल्टा में, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, महानदी डेल्टा में या फिर कृष्णा नदी डेल्टा में। तो सुंदरी वन का जो सर्वाधिक विकास है वह सुंदरवन डेल्टा, गंगा या ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, यहाँ पर सर्वाधिक इनका विकास हुआ है। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है बी सही है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, गर्मियों के दिनों में पेड़ पत्तियाँ क्यों गिरा देते हैं, यह आपको बताना है। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं आपने देखा होगा कि पेड़ जो है वह पत्तियाँ गिरा देते हैं मार्च के महीने में। तो किस लिए गिरा देते हैं। पहला ऑप्शन है अत्यधिक गर्मी के कारण, या फिर वाष्पोत्सर्जन नियंत्रित करने के लिए, या फिर भोजन बनाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है वाष्पोत्सर्जन नियंत्रित करने के लिए। जब हमने पढ़ा था पेड़ों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, उस समय हमने बताया था आपको कि पेड़ पत्तियाँ क्यों गिरा देते हैं। क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की दर अगर पत्तियाँ रहेंगी तो ज़्यादा होगी और उस समय पानी की कमी हो जाती है मार्च तक आते आते, इसलिए पेड़ क्या करते हैं, अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है और उनकी जो पानी होती है वह उसको वाष्पित होने की दर घट जाती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं प्राप्त होती है, यह आपको बताना है। कहाँ पर वर्षा प्राप्त नहीं होती है, कोंकण तट को, कोरोमंडल तट को, उत्तरी सरकार को या फिर मालाबार तट को। तो आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है कोरोमंडल तट। यह हमारा तमिलनाडु है
और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। यह जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उससे वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता है, क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक वर्षा किस तट को प्राप्त होती है? यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन मालाबार तट, दूसरा ऑप्शन कोरोमंडल तट, तीसरा ऑप्शन कोंकण तट और अंतिम ऑप्शन उत्तरी सरकार। तो आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है मालाबार तट। जी हाँ साथियों, यह भारत है और सबसे पहले मालाबार तट या केरल के तट पर ही मानसून आता है और यहीं पर सबसे अंतिम में जाता है, मतलब सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। यह मालाबार तट सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। इस प्रकार यह हमारा आज का सुपर 30 MCQ पूरा होता है। साथियों, आपसे निवेदन है, अगर आपको हमारा टेस्ट पसंद आया है तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर इसमें कोई कमी है तो भी आप बताएं, ताकि हम इसको और अच्छे बेहतर तरीके से आपके लिए प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद साथियों।